वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विथ आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए आज सेट नंबर 7 लगाने वाले हैं, जो मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ, बीपीएससी पीटी या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है मौस्की अभिलेख में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मौस्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बुध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो दोस्तों, बुध कौशाम्बी उदयन के राजकाल में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने कौन सा नाम रखा था? तो दोस्तों, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। त्रिपिटक क्या है? तो दोस्तों, त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो दोस्तों, उस युद्ध का नाम है खतौली का युद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन
किस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो दोस्तों क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने मुठभेड़ में गोलियों से मारा था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल है दोस्तों 1916 से 1921 तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दोस्तों वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दोस्तों स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो दोस्तों जन गण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 अधिवेशन में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है इथोपिया, जबकि कांगो, गैबन तथा जायरे यह तीनों भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो दोस्तों वह नदी का नाम है सोन, जो कि गंगा की सहायक नदी है और उत्तर वाहिनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो दोस्तों पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंधार स्थित है? तो दोस्तों कंधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार राज्यों में संकेंद्रित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो दोस्तों किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो दोस्तों सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, वह है जनसंख्या वृद्धि, जबकि औद्योगिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, रोजगार उत्पन्न करना, यह तीनों भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो दोस्तों हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल था मैक्सिकन गेहूं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था? तो दोस्तों जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीएनपी तथा एनएमपी के मध्य अंतर है? तो दोस्तों जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है पूंजी अधिमूल्यन के समान का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में योजना अवकाश हुआ था? तो दोस्तों भारत में योजना अवकाश हुआ था वर्ष 1966 के अकाल के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर
पुरोगामी कार्य किया है? तो दोस्तों वह अर्थशास्त्री है वी.के.आर.वी. राव। वी.के.आर.वी. राव ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों C का पूर्ण रूप है कोर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बैंकिंग तंत्र में CBS का अर्थ होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आर्थिक विकास के लिए डैश दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे? तो दोस्तों यह समर्थक थे कल्याण अर्थशास्त्र के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी? तो दोस्तों सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसका कार्यकाल है 1992 से लेकर 1997 तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड क्या था? तो दोस्तों हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था 2000 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वह कमेटी थी एल.एम. सिंघवी कमेटी। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। एल.एम. सिंघवी समिति का गठन वर्ष 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो दोस्तों वह संशोधन था 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो दोस्तों पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो दोस्तों हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अथवा इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो दोस्तों वह मामला था मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधारिक संरचना का आवश्यक लक्षण है। मिनर्वा मिल्स के बाद उच्चतम न्यायालय ने 42वें संशोधन की धारा 4 को असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो दोस्तों ताप के केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, जबकि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो दोस्तों मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन डी। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे गए सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय? तो दोस्तों सिवाय फ्लोरोसिस रोग के। हैजा, टाइफाइड तथा कमला रोग छिछले हैंडपंप से पानी पीने पर होने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों वायु शक्ति में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एम उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन बेरी, जो कि गलत दिया गया है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। बाकी सभी सही दिए गए हैं। कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्मता, नाइसिन पेलाग्रा, कोबालामिन संघातिक रक्तलापता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो दोस्तों मानव शरीर का फेफड़ा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी बना सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो दोस्तों, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 7 दिनों तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? तो दोस्तों, एज यू लाइक इट रचना है शेक्सपियर की। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे सीवी रमन। भारत रत्न सर्वप्रथम वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। थॉमस कप पुरुषों के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड दी हेग में और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वह है वनों का काटना, जबकि वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार यह तीनों पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी है? तो दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष? तो दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो दोस्तों, रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। रामचरित की रचना तुलसीदास ने की थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली तथा विनय पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है स्वीडन देश। नोबेल पुरस्कार स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल
वर्ष 1951 में आयोजित किए गए थे और यह नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने और कुल 6 स्पर्धाओं में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या है 15 और इसका मुख्यालय है बीना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो दोस्तों सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। थैंक यू।